जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास लेकर के आए हैं अधिगम से, जो सीटेट बीटेट कोई भी टेट हो एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण होता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो की, वुडवर्थ की, मैकडूगल की या मर्फी की? बताइए, सीखना विकास की प्रक्रिया यह कथन किसने दिया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा बीज राइट आंसर, यानी वुडवर्थ। समय बहुत कम है, इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा सीधा पढ़ते चले जाना है और आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की, कोहलबर्ग की, वुडवर्थ की या गेट्स की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दो का सही आंसर क्या होगा? दो का सही आंसर हो जाएगा कोहलर। ये कोहलर की ही परिभाषा है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, सीखने की विशेषता है। सीखने की विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी क्या है? सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है या उपरोक्त में से सभी? बताइए तीन का सही आंसर क्या होगा। तीन का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी उपरोक्त में से सभी। सीखना भी परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है और सीखना उद्देश्यपूर्ण है। ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? क्वेश्चंस को समझिएगा। अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्व में शीघ्रता, अर्जित या उपरोक्त में से सभी? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अधिगम के निम्नलिखित कर को महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अधिगम के निम्नलिखित कर में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भौतिक या उपरोक्त में से सभी? बताइए पाँच का सही आंसर क्या होगा। मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, कारक होगा। बताइए पाँच का सही आंसर क्या होगा। पाँच का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी मनोवैज्ञानिक भी, शारीरिक भी और भौतिक भी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है छठा, अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक है सामान्यीकरण, सुगमता, भेदीकरण या उपरोक्त में से सभी? छः का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। सामाजिकरण भी, सुगमता भी और विभेदीकरण भी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में से बाधक कारक कौन सा है? सामान्यीकरण, सुगमता, विभेदीकरण या दमन? बताइए सात का सही आंसर क्या होगा। सात का सही आंसर होगा डी इज राइट आंसर, यानी दमन। दबाने की चीज़ जो होती है, अधिगम के मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि यह सबसे बड़ा बाधक दमन है, जो आप जान भी रहे हैं और उसको मन ही मन उसको दबा रहे हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामान्यीकरण, सुगमता, विभेदीकरण या एकीकरण? बताइए आठ का सही आंसर क्या होगा। आठ का सही आंसर हो जाएगा, जो अधिगम में मनोवैज्ञानिक कारकों में से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो है सामान्यीकरण, यानी ए इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर अनुकूलन प्रभाव पड़ता है? थकान, रोग, नासा या परिपक्वता?
9 का सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता। यानी शारीरिक कारक को जो सीखने के अनुकूलन प्रभाव पड़ता है वो परिपक्वता पर पड़ता है, जो सीखने में उच्च होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? थकान, रोग, आयु, लिंग भेद। बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, तो ये लिंग विभेद पर पड़ता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंधन निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलव या स्किनर। 11 का सही आंसर हो जाएगा, जो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था वो पावलव साहब ने दिया था। यह हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यानी हर एक प्रश्न को हर बार पूछते रहता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, पावलव ने क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग किसके यानी किस पर किया गया था? या मिस प्रिंट हो गया है। यानी पावलव साहब ने क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया था? गधे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या चूहे पर। 12 का सही आंसर हो जाएगा, पावलव साहब ने क्लासिकल अनुबंधन का जो प्रयोग किया था वो चूहे पर ही प्रयोग किया था। यानी डी इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, विभेदन। बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा? यानी अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? 13 का सही आंसर हो जाएगा उत्तेजना। उत्तेजना जो है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन किनके नाम से जाना जाता है? पावलव के नाम से, स्किनर के नाम से, थॉर्नडाइक के नाम से या कोहलर के नाम से। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनता है। 14 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर के साहब द्वारा दिया गया था। आगे बढ़िए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्रिया की प्रेरणा किससे मिलती है? यानी क्रिया प्रसूत, संपोषक, परिवर्त्य या व्यवधान। बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर हो जाएगा संपोषक। संपोषक जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रेरणा से मिलती है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, जितने प्रश्न आप देख रहे हैं सबका सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक बार ये पूछा जाता है, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। निम्न में से किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सक में होता है? क्लासिकल अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुकरण या प्रयत्न एवं भूल। बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो था वो अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सिका से किया गया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस अधिगम पर प्रयोग हेतु किया गया था? क्लासिकल अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुकरण पर या प्रयत्न एवं भूल पर। बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने अपने बॉक्स का प्रयोग किया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि पर सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? थॉर्नडाइक साहब ने, पावलव साहब ने, स्किनर ने या कोहलर ने।
बताइए 18 का सही आंसर ए इज राइट आंसर, यानी थॉर्नडाइक साहब द्वारा अधिगम की जो प्रयत्न एवं भूल की विधि था वो सर्वप्रथम थॉर्नडाइक साहब ने ही प्रयोग किया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम की विशेष महत्व दिया है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। स्पेशल एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा जो केवल थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर द्वारा प्रश्न को दिया जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जो थे मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का विशेष महत्व को दिया गया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? अनुकरण, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन या प्रयत्न एवं भूल। बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा जो मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है वो अंतर्दृष्टि से ही होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए अनुकूलन निम्न में से कौन सी परिस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? उत्साह के साथ काम की शुरुआत, अधिगम प्रणाली, अधिगम काल की विवरण या पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। 21 का सही आंसर हो जाएगा उत्साह के साथ काम की शुरुआत करने से अनुकूलन, जो अधिगम के अनुकूलन होता है वो परिस्थिति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण को माना जाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, इसमें से कुछ प्रश्न लिया गया है जो बिना ऑप्शन का दिया हुआ है, उससे आगे भी पढ़ेंगे इसी स्लाइड में। अधिगम की संपोषक सिद्धांत निम्न में से किसका है? क्लार्क का, स्किनर का, प्लेविन का या थॉर्नडाइक का। बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा अधिगम का जो संपोषण सिद्धांत दिया था वो क्लार्क एल हल ने दिया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एक परिस्थितिकी के अधिगम की दूसरी स्थिति को अधिगम को प्रभावित करने का नाम जो है वो प्रशिक्षण अंतरण है। आगे बढ़िए। अगला है प्रशिक्षण अंतरण में सहायक निम्न में से कौन सा अंतरण का प्रकार है? तो ये संस्कारात्मक अंतरण का प्रकार होता है। आगे बढ़िए। अगला है, प्रशिक्षण अंतरण में बाधक निम्न में से कौन सा अंतरण है? ये नकारात्मक अंतरण सबसे बड़ी बाधक होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, व्याकरण के प्रशिक्षण का अधिगम अंतरण निम्न में से किस विषय को जीतने में होता है? तो ये साहित्य में सबसे अधिक जीतने में सहायक होती यानी व्याकरण के प्रशिक्षण अधिगम के अंतर में। आगे बढ़िए। अगला है, सीखना अभ्यास के द्वारा इसमें परिमार्जन है, तो ये व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। आगे बढ़िए। अगला है, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले क्रमक वो क्या कहते हैं? तो सीखना या अधिगम को ही कहते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो थॉर्नडाइक साहब ने किया गया है। ये हजारों बार प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गांठ बांध लीजिएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया? तो ये बिल्ली पर थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किया गया था, जो विशेष बल नहीं दिया गया था, समझ के साथ। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह इकाई के किस नियम को इंगित करता है? तो यह प्रभाव के नियम को इंगित करता है। आगे बढ़िए। अगला है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये कोहलर को ही माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है,
कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? तो वनमानुष पर किया गया था। जो छड़ी बांध के किया गया था, उसमें एक पिंजरा बना दिया गया था और ऊपर में केले का टुकड़ा रख दिया था और नीचे में कुछ बॉक्स और छड़ी को रख दिया था, ताकि वनमानुष जो है वो अपने छड़ी के सहायता से ये केला तक पहुंच सके। आगे बढ़िए। अगला है, साधक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो स्किनर साहब ही थे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का संबंध किससे है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है ये बुद्धि पर है और ये सीखने में सबसे अधिक बल मस्तिष्क पर पड़ता है। आगे बढ़िए। अगला है, गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? तो ये पुरस्कार पर सबसे अधिक बल गेस्टाल्टवादियों ने ही दिया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आपको पुरस्कार ही टिक करना है। आगे बढ़िए। अगला है, गेस्टाल्टवादियों ने पारिस्थितिकी से सही प्रत्यक्षीकरण वह कहाँ का है? तो अंतर्दृष्टि का ही है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि कैसी होती है? तो ये आकस्मिक होती है। प्रश्न इसलिए लिया गया है, जो अधिक बार पूछा गया है, उसे समझने के लिए हम ये स्लाइड में क्वेश्चंस को लिए हैं। आगे बढ़िए। अगला है, क्लासिकी अनुबंधन के जन्मदाता पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वे रूस के मनोवैज्ञानिक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़िए। अगला है, क्लासिकी अनुबंधन ऑफिस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये अनुकूलित अनुक्रम के नाम से भी जाना जाता है, कि क्लासिकल अनुबंधन के जगह अनुकूलित अनुक्रम के नाम से ऑप्शन में दे सकता है, इसे हड़बड़ाना नहीं है। आगे बढ़िए। अगला है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले किसको उपस्थिति किया गया? तो पहले ध्वनि, इसके बाद भोजन को उपस्थित किया गया था। आगे बढ़िए। अगला है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो अनुबंधिक उद्दीपक कहा गया है। आगे बढ़िए। अगला है, प्रशिक्षण अंतरण को प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, सर्वप्रथम होगा। तो थॉर्नडाइक साहब द्वारा सबसे पहला प्रतिपादित किया था प्रशिक्षण अंतरण का। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं? तो ये प्रशिक्षित व्यवहार को ही कहा जाता है। आगे बढ़िए। अगला है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने काम प्रवृत्ति को मानव जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो फ्रायड ने ही सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक काम प्रवृत्ति को मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। सामाजिकरण करना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिकरण का आता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयुक्त होती है किसमें? गणित में। प्रयास एवं त्रुटि का नियम जो एक उदाहरण बनता है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है गणित में, और गणित में ही ऐसा होता है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शरीर विज्ञान से संबंधित है? तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है शारीरिक विज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़िए। अगला है, अधिगम अंतरण सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है एच जड ने दिया है, यानी एच जड ने दिया है। आगे बढ़िए। और अंतिम प्रश्न, संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है ब्रूनर द्वारा जो संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।